हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल्स में जितने क्वेश्चंस बुक में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पेज नंबर 45 आप लोग बुक से भी मिलाते रहिए, नोट्स हो तो नोट्स बना लीजिए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है? तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी एक ऐसा द्रव्य है जो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। ओके। और सेकंड है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन सी ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम एक ऐसी धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है जो ऊष्मा की अच्छी चालक है? तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। लास्ट है, ऊष्मा का कुचालक कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? तो लेड तथा जो मरकरी होती है वो होती है ऊष्मा की कुचालक। ओके। तो फर्स्ट जो 45 नंबर पेज पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 51 पे। तो पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 51 पे दिया गया है वो है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? जो सोडियम होता है वो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है हमेशा। वो क्यों रखा जाता है, चलिए जानते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। ये धातु के साथ अभिक्रिया आसानी से करके आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 51 पे दिया गया है वो ये है कि इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जब भाप को आयरन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe, और भाप तो जल ही होता है H2O। तो उत्तर नंबर पहला देखिए कि जब 3Fe को, जब आयरन के 3 मॉलिक्यूल को वाटर के 4 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराई जाती है तो Fe तो हम लोग का आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हुआ हम लोग का पहला समीकरण। ओके। तो ये हुआ पहला समीकरण जिसका आंसर ये है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। तो लास्ट है, जल साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जब जल की कैल्शियम तथा पोटेशियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो जल H2O हो गया और कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca। तो जब दोनों को अभिक्रिया कराई गई तो बना CaOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा चूना, और H2 गैस निकली। तो ये हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि A, B एवं C 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। तो इस सारणी का उपयोग A, B एवं C संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रिया धातु कौन सी है? और बी है कि धातु बी कॉपर है। सी है कि सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? और सी है कि धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता हटाते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये सारणी जो दी गई थी, ABCD 4 धातुओं को नमूनों को एक एक लेकर निम्न विलयन में डाला गया तो प्राप्त परिणाम क्या निकला? ओके। तो इसका जो प्राप्त परिणाम है वो यही निकला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु हाइड्रोजन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपको बहुत बार अभी इससे पहले भी पढ़ाया गया कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, जब Fe को H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो FeSO4 और H2 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया लिखिए कि जिंक को जब आयरन सल्फेट में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जिंक का फॉर्मूला है Zn और जिंक और आयरन सल्फेट का है FeSO4। जब दोनों को अभिक्रिया कराई गई तो जिंक सल्फेट और Fe का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की रचना कीजिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और मतलब किस चीज़ के आप नोट्स बना सकते हैं बस यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तभी आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया है, 2 चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आप लोग वही 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ें तो आपको उस 2 चैप्टर में जो क्वेश्चन आए हैं कोई फेल नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका आंसर है आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। तो एग्ज़ाम में आता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पे आ गए हैं, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें परिभाषाएं आता है एग्जाम में। खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। आयस किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज वे होते हैं जिसे धातु अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। तो ऐसे क्या होता है खनिज, उसको क्या बोलते हैं खनिज। तो है कि दूसरा है अयस्क किसे कहते हैं। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक सरल व उपयुक्त होता है तो उसे बोलते हैं अयस्क। और तीसरा है गैंग किसे कहते हैं। तो एक एक नंबर में मतलब डिफिनीशंस पूछी जाती हैं और ये अभी नहीं आपको 10, 12 मतलब आप जब तक साइंस से पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। तो मतलब अगर आप अपना पहले से बेस अगर मजबूत रखेंगे तो ये सब आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग वही हमेशा रिपीट करते रहेंगे। तो है गैंग किसे कहते हैं। तो खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती। खनिज प्रकृति में जो है शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे बोलते हैं गैंग। लास्ट क्वेश्चन है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2 धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो सोना और प्लेटिनम जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग 61 पेज पे आ गए कि 61 पेज पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, इस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो इसमें हाँ या ना में आंसर देना है। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। और दूसरा है कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती। ये सब जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी के रूप में भी आते हैं, तो इसको नोट करते चलिए। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती। सोना और प्लेटिनम व चांदी है जो एक ऐसी धातु है जो जल्दी से संरक्षित नहीं होती। तो मिश्र धातु क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र
धातु। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आए हैं। अभ्यास के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग बुक से मिलाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ छोड़ा नहीं गया है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया को क्या प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। सेकंड है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। थर्ड है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। फोर्थ है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें जो लास्ट है वो वही है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। एक ऐसा युगल विलयन विस्थापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब दूसरा है कि लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत अगर लोहे पे चढ़ा दी जाए तो ये मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर किसी में अगर कोई सी फ्राई पैन में जंग लग रहा है तो उसमें ऊपर जिंक की परत चढ़वा दी जाती है तो उसमें जंग नहीं लगता। थर्ड है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय होता है। यह कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कैल्शियम है वो सही है। फोर्थ है खाद्य पदार्थ वेफ डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप लगाया जाता है, क्यों? तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी ठीक है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी और बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया तो इसका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच विभेद कैसे करेंगे? तो और नेक्स्ट है कि धातु एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कि हथौड़े का उपयोग जैसे धातु और अधातु में करेंगे तो है कि धातु की पतली चादर प्राप्त होती है जबकि अधातु भंगुर हो जाता है, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और दूसरे विद्युत परिपथ में क्या होगा कि सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी तथा तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न पदार्थ बनाए, जिसके बाद बारी बारी से धातु एवं अधातु के लिए दिए गए नमूने को विद्युत परिपथ में क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि धातु की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जबकि अधातु में बल्ब नहीं जलता है। अब हम लोग भी जो क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परीक्षण करेंगे और ज़्यादा उपयुक्त तरीका इसका ये है कि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु उसको सुचालक के रूप में बल्ब जलाने में प्रयोग किया जाता है। तो छठवां क्वेश्चन हम लोग का है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। 7वां है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापन कर देती है। 2 धातुओं जो ऐसी नहीं हो सकती। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम धातु जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं जबकि कॉपर तथा सिल्वर धातु हाइड्रोजन के साथ विस्थापित नहीं हो पाती क्योंकि ये धातु हाइड्रोजन के साथ कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो आप लोग अगर अपने मतलब नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग इसकी नोट्स आराम से बना सकते हैं। ये 100% सही नोट्स है, कोई आपको गलत नहीं बताया जा रहा है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी धातु M में विद्युत अपघटनी परिकारण में आप एनोड, कैथोड तथा विद्युत बल्ब कैसे बनाएंगे? धातु M में विद्युत अपघटनी परिपथ के लिए तो अशुद्ध धातु M का एनोड पर और शुद्ध धातु का कैथोड पर अभिक्रिया कराई जाएगी तो विद्युत अपघटन होगा। M धातु का अम्लीकरण विलयन का लवण में परिवर्तन होगा। 9वां क्वेश्चन है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया।
चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा कर उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्रता से देखिए। तो आप लोग अपनी बुक का जो 9 क्वेश्चन देखेंगे उसमें चित्र आप लोग को दिखाई देगा, तो ये आप लोग को समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। लोहे को कैसे जंग से बचाया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो 2 तरीके हैं वो निम्न हैं। इसमें फर्स्ट है यस लेपन द्वारा। इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। दूसरा है पेंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर दिए जाते हैं ताकि वह सतह और वायु के संपर्क में ना आए। 11वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्में कैसी ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ उपयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। 12वां क्वेश्चन है कि कारण बताइए। अब ये चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म होने वाला है। ख़त्म क्या, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 61 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 61 तो केवल असाइनमेंट हैं, इस मतलब क्वेश्चंस चैप्टर से। वेट करिए, मैं बताती हूँ आपको मैं कहाँ पहुँची थी। अभी मैं आप लोग को इस चैप्टर के जैसे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मतलब सब आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, हाँ यहाँ 11 पे। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बताती हैं। तो हम लोग आए थे कारण बताइए। कारण बताइए कि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं जो संरक्षित भी नहीं होती, अतः इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन और आंसर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी आसानी से बना लें। ओके, तो नेक्स्ट है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम वायु में खुला छोड़ देने पर अपनी अधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ लेता है, अतः इसको तेल के अंदर रखा जाता है। थर्ड हम लोग का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संरक्षित नहीं होते हैं, यह एक ऊष्मा का सुचालक होते हैं। लास्ट है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को सल्फर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका चौथा आंसर देखिए कि धातु को उसके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ को साफ करना क्यों प्रभावी है? तो नींबू या इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होता है, यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। इससे तांबे के बर्तन में चमक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातुओं में विभेद दीजिए कि धातु और अधातु में क्या विभेद है। तो धातु के रासायनिक गुण, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु अपचायक होती है, धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अधातु के देखिए, अधातु अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु उपचारक होती हैं, अधातु जल में हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये तो वैसे ही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग आते हैं कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का कारण नहीं है। तो कारण बताइए। तो कॉपर धातु का एक अच्छा सुचालक होता है, यह गर्म जल
के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसके विपरीत आयरन गर्म होकर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अभी ये हम लोग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग अतिरिक्त जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे कि इस प्रश्न के मतलब चैप्टर के क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है, खनिज क्या है, अयस्क गैंग, धात्विक कर्म निस्थापन, भर्जन, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे हम, तो उसमें बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में बस आपके चैप्टर के क्वेश्चन है कि चैप्टर में आपके 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व कराया गया है। और जो मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे पेज नंबर 45 में, 51 में, तो ये आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, पढ़ते रहें, अभी बहुत टाइम है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, आप एक दिन अच्छे नंबर से ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।